नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीका के ऊपर चाइना के बढ़ते हुए होल्ड की और साथ में बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के लिए क्या नई चुनौतियां आ रही हैं। इसके साथ कुछ और भी होगा, हम उसका भी बात करेंगे। आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीन का अफ्रीका में जो बढ़ता हुआ होल्ड है उसकी वजह से अमेरिका थोड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि अभी तक लैटिन अमेरिका को और अफ्रीका को अमेरिका अपना बैकयार्ड समझता था और जिस ढंग से चाहे उसके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखता था, छोटी मोटी भीख की तरह पैसे देकर। लेकिन चीन और अमेरिका में इस समय अफ्रीका को लेकर जो नया युद्ध है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीन का बढ़ता हुआ दबदबा और अमेरिका की चिंताएं, जी हाँ, दोनों चीजें एक साथ हैं। और तो और चीन ने वहां पर अफ्रीका के मिलिट्री ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है और अमेरिका ने कहा कि ये वही ट्रेनिंग है जो हम अफ्रीकन्स को देते थे, वो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की हूबहू कॉपी कर रहा है और उसी ढंग से उनको ट्रेनिंग दे रहा है जैसे हम उनको करवाते हैं। लेकिन चीन ने इस बीच में वहाँ पर जो मिलिट्री हेल्प हो सकती है, हथियारों की बिक्री और मिनरल्स के तो बारे में मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि अफ्रीका के अधिकतर देशों के साथ उसका समझौता हो चुका है, जहाँ से वो मिनरल्स का खनन करके वहाँ पर उसके प्रोडक्ट बनाएगा या फिर उस मिनरल्स को चाइना भेजेगा और वहाँ उसके प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है, उसको लेकर इस समय अमेरिका के अंदर चिंता की रेखाएं हैं, क्योंकि उसको लगता है कि जो उसका बैकयार्ड था, अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर पूर्ण अधिकार चीन का होता चला जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि रशिया का भी अधिकार वहां पर बढ़ा है और रशिया ने अपनी प्राइवेट मिलिशिया को कई अफ्रीकी देशों में तैनात भी किया है। लेकिन चीन का बढ़ता हुआ जो वहां पर साम्राज्य है अफ्रीका के अंदर, वो शायद किसी के लिए भी चिंता की बात हो सकता है, इवन भारत के लिए, क्योंकि चाइना की जो कमांड है वहां पर काफी हैवी होती जा रही है। अब अमेरिका का जो अफ्रीका कमांड है, उनका कहना है कि हमारे एक प्रोग्राम्स हैं जिसका नाम है आईमेट, जो कि इंटरनेशनल मिलिट्री के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, चाइना बिल्कुल उसकी हूबहू नकल करता है, कॉपी करता है और उसी के आधार पर वो ट्रेनिंग दे रहा है अफ्रीका के जितने भी मिलिट्री स्कूल्स वगैरह है या मिलिट्री उनके पर्सोनल्स हैं उनको। अब अमेरिका का कहना है कि जो हम सबसे अच्छा करते हैं चीन उसको कॉपी कर रहा है। ये कॉपी करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, ये तो चाइना की खास बात रही है। अब ये जो अमेरिका के अंदर जो वार्निंग आई है, वे कुछ ऐसे टाइम पर आई है जहां पर अफ्रीका आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है और अपने मिनरल्स को, अपनी वेल्थ को बचाने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे देशों के अंदर एक नई जागृति आई है, खासतौर से कैप्टन तरावरे जो कि बुर्किना फासो में है, वो भी चमत्कार पैदा कर रहे हैं और कई और देशों के अंदर भी वहाँ चमत्कार हो रहे हैं। वहाँ पर कई यूरोपियन देशों का जो प्रभुत्व होता है, जिसमें फ्रांस भी था, कई और देश थे यूरोप के अंदर, अब वो प्रभुत्व भी कम होना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपियन देश जो हैं, उनको इस बात को अब महसूस हो रहा है कि हमारा जो दबदबा था अफ्रीका के ऊपर, अब वो काफ़ी घटता चला जा रहा है और उसके अंदर चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चाइना ने अपनी BRI स्कीम के द्वारा उनकी बड़ी मदद की है, पैसे दिए और साथ में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो US एड का प्रोग्राम रोका है, जिसके द्वारा कि काफ़ी पैसे आते थे अफ्रीका में, वो सारे पैसे अब रुक गए। जब रुक गए हैं तो अब एकमात्र आशा की किरण उनके लिए जो सामने नजर आती है वो चाइना है, जो उनको काफ़ी मात्रा के अंदर पैसे भी देता है, सैन्य सहायता भी देता है, हथियार भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है। तो नेचुरली उन देशों की जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, वो चीन के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। और पिछले कुछ महीनों के अंदर काफ़ी अधिक ऑफिसर्स को, जवानों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है और उसके अतिरिक्त उसने वहाँ पर क्या कहते हैं $135 मिलियन की मिलिट्री एड भी देने की अनाउंसमेंट किया है और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब एक बात तो ऑलमोस्ट तय हो गया है कि अफ्रीका में अमेरिका को चीन ने ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है और अधिक से अधिक, चाहे वो मिलिट्री ट्रेनिंग हो, हथियार देने में हो,
या उसको एड देने में हो, बीआरआई के लिए पैसे देने में हो, तो कहीं ना कहीं चीन ने वो सारा स्थान इस टाइम ग्रहण कर लिया है अफ्रीका के कई देशों के अंदर, जो अमेरिका का एक समय स्थान हुआ करता था। ये अमेरिका को चिंतित कर रहा है और उनका कहना है कि चीन का इतने बड़े लेवल पर, और वो भी खास तौर से 30-40 देशों के अंदर वहाँ पर इतनी बड़ी भूमिका निभाना अमेरिका के लिए शायद एक खतरे की घंटी बज रही है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आते हैं दूसरे समाचार पर कि मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के अंदर, क्या वहाँ पर उनके लिए कुछ परेशानियां हैं? अप्रैल के पहले पखवाड़े में, यानी कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में 2026 में ये चुनाव होंगे। हालांकि इस फैसले के ऊपर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो है उसने अपनी निराशा जाहिर की है और ये कहा है कि उस समय गर्मी का मौसम होता है, आंधी तूफान आते हैं, बारिश होती है, बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप कैसे करवा रहे हैं? लेकिन यूनुस ने कहा कि हम हिस्ट्री के अंदर सबसे अधिक, क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, अनबायस्ड और सबसे अच्छे चुनाव कराएंगे जो ट्रस्टवर्दी होंगे, क्रेडिबिलिटी उसकी बहुत हाई होगी और उसमें कोई बेईमानी करने का हम किसी को मौका नहीं देंगे। उनको आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो भी उनको एडवाइस मिली थी पॉलिटिकल पार्टी से, उसको उन्होंने देखा जाए तो अवॉइड किया है। अब जुलाई में एक चार्टर आने जा रहा है, रिफॉर्म्स चार्टर है ये, तो जो भी सुधार कार्यक्रम है, जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, वो अभी जुलाई महीने में आएगा। यूनुस साहब कहते हैं कि वक्त लगता है चीज़ों को ज़मीन में उतारने में, तो अब ये चार्टर आएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ास तौर से जिसमें इलेक्शन के जो रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के रिफॉर्म्स हैं, पुलिस के रिफॉर्म्स हैं, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो इलेक्शन से पहले यूनुस साहब करना चाहते हैं। करेंसी को लेकर जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं, शेख मुजीबुर रहमान की फ़ोटो हट चुकी है, नए नोट्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत सारी है। हालांकि बीच में कुछ पार्टियां जैसे जमात इस्लामी हैं, उनके एक अमीर शफीकुर रहमान है, वो ये कहते हैं कि चुनाव में धांधली हो सकती है, यहाँ पे बेईमानी हो सकती है। लेकिन इल्ज़ाम ये भी आ रहे हैं कि अभी तक कानून को, जो सिस्टम के जो बुरे हालात हैं, उसको यूनुस सरकार बिल्कुल भी ठीक नहीं करवा पाई है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जब तक इलेक्शन होंगे ये सारे सिस्टम के अंदर कुछ सुधार हो जाएगा, कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है जुलाई के चार्टर में क्या होता है, और जब ये सुधार कार्यक्रम जुलाई में आके अगस्त महीने से लागू हो जाएगा तो करीब करीब 7-8 महीने के अंदर यूनुस ऐसा कौन सा चमत्कार कर पाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, जिसको जो अभी तक नहीं हो पाए। और इसके अलावा अवामी लीग को भी क्या इंक्लूड किया जाएगा? उनके अच्छे खासे सपोर्टर हैं, करोड़ों में वहाँ पर हैं, और ये मानना कि अवामी लीग के दौर में बीएनपी को बाहर रखा गया था, अब अवामी लीग को बाहर रखा जाएगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक दबाव निकल कर आए अमेरिका की ओर से कि आप अवामी लीग को नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप पूरी की पूरी पार्टी को ये कहा कि वो चुनाव ही नहीं लड़ सकती, तो मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी पर्सनली सोचता हूँ, शेख हसीना हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन अवामी लीग एक अलग हस्ती है, वो एक पार्टी है। पार्टी का लीडर कोई और भी हो सकता है जो अच्छा व्यक्ति भी है, या कोई और हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। इजराइल से खबर है कि ग्रेटा थनबर्ग, जो कि आपको मालूम है कि नॉर्डिक देशों में से आई हुई एक लड़की है जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं, और वो गज़ा के अंदर लोगों की मदद लेके अपने जहाज़ को लेकर जा रही थी। इजराइल के नेवी ने उसको रोक लिया वहाँ पर, और उसके जहाज़ को, जो कि मदद लेके जा रही थी पैलेस्टीनियन के लिए, उसको वहाँ तक नहीं जाने दिया, और उसको जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और जहाज को भी सीज कर लिया है। अब ग्रेटा थनबर्ग का नाम तो बहुत बड़ा एनवायरनमेंट की दुनिया में आप सब लोग जानते ही हैं। कुछ लोग उनको लेफ्टिस्ट भी कहते हैं, कुछ लोग उनको मतलब वामपंथी कहते हैं, और पुराने ज़माने की कहते हैं कि वो दुनिया में प्रगति रोकना चाहती हैं, लेकिन अलग अलग हैं। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का एक नाम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और उन्होंने पहले भी एक ट्राई की थी कि वहाँ तक मदद लेके जाएं, लेकिन अल्टीमेटली इजराइल ने उस मानवीय मदद को रोककर, जो ह्यूमन हेल्प है, अपने लिए संकट पैदा किया, अपने लिए और बदनामी ली है। लेकिन इजराइल अब एक ऐसा देश है जिसे बदनामी की कोई चिंता होती नहीं है, क्योंकि
नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो एक किस्म से इनह्यूमन है और सबको पता है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब चुप बैठे रहते हैं। मरने को क्या है कि पैलेस्टीनियन मरते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। मरने के लिए छोड़ दिया गया उनको और कोई उनकी मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। दुख तो होता है, लेकिन क्या किया जाए, यही शायद अंतिम सच है, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो आप हमारे लिए एक अच्छी रिपोर्टिंग के लिए एक मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।